एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से राजस्थान के दौरे पे हमें किसान की जो हालात है और जिस तरीके से उसके फसल इस बार कम बारिश के बाद नुकसान भी हुआ है, अब तक राजस्थान सरकार ने उसके उपरांत एक भी कदम उठाने का काम नहीं किया। मैं आज आपके माध्यम से भी ये मांग करता हूं कि जैसे हरियाणा में हमने व्यवस्था बनाई है कि किसान की क्षति की पूर्ति हम एक दिन के अंदर अंदर पुरतौर पर किसान के माध्यम से ही सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार एक महीने में उसको वेरीफाई कराकर उसकी क्षति की पूरी पूर्ति मुआवजे के तौर पर देती है। आज उसी पैटर्न पर ये मांग मैं भी करता हूं कि राजस्थान के जिस इलाके में सूखा पड़ा है उसकी स्पेशल गिरदावरी करवाकर राजस्थान सरकार जल्द से जल्द हमारे किसान भाइयों को फसल खराबे का पूरा मुआवजा जल्द से जल्द दिलवाने का काम करे। जहाँ बात आगे चुनाव की है, मैंने कल भी सीकर में कहा है, आज भी मैं कह दूं कि जिस तरीके से साथियों ने काम किया है और जिस प्रकार से नए साथी जुड़कर पार्टी संगठन को मजबूत कर रहे हैं, 2023 विधानसभा के अंदर राजस्थान विधानसभा के ताले को जननायक जनता पार्टी की चाबी खोलने का काम करेगी और मजबूती से ये कह सकता है कि किसान स्वरूपी राजस्थान प्रदेश का मुख्यमंत्री हम मिलकर बनवाने का काम करेंगे। और हमारा ये प्रयास है कि जितना राजस्थान का क्षेत्र जो आज के दिन भी खेती से बहुत जुड़ाव रखता है, उस पूरे इलाके के अंदर पार्टी को हम मजबूती से विस्तार भी करेंगे, उसको आगे बढ़ाने का भी काम करेंगे। हमने हरियाणा प्रदेश में आपने देखा होगा कि 13 ऐसी फसलें हैं जिसको पिछले 4 सालों में पुरतौर पर एमएसपी पर खरीदने का काम किया है। 19 ऐसी सब्जियां, फल और फसलें हैं जिसको अगर हम एमएसपी पर नहीं खरीद सकते तो भावांतर भरपाई योजना के तहत किसान के खाते में एक बैलेंस बनाकर उस फसल की कीमत का डीबीटी के माध्यम से पहुंचाने का काम किया। आज राजस्थान के अंदर तो किसान की दिशा को ना देखते हुए सरकार का एक ही उपलक्ष्य है कि अपने इश्तिहार लगाओ, अपना प्रचार करो। मैं पिछले दिनों अखबार के माध्यम से ही देख रहा था कि आपके यहाँ पैकेट बनाए गए और उस पैकेट में तेल, मिर्ची, दाल, अनेक चीज डाली गई और अंत में उसमें कितनी मिलावट मिली, कितना लो क्वालिटी मटेरियल गरीब आदमी को दिया गया राशन के तौर पर। वहीं दूसरी ओर पर कल जब मैं झुंझुनू से आया तो एक इश्तिहार देखा जिसमें गहलोत साहब ने फोटो लगाकर लिखा हुआ है 2030। मैं तो उसका मतलब नहीं समझ पाया कि 2030 किस विषय में लिखा है, क्योंकि चुनाव तो 23 का है और 23 के बाद 28 में होगा। और 2030 का विजन 4.5 साल बाद सरकार में रह के राजस्थान के लोगों से मांगने की वो जो बात कर रहे हैं, राजस्थान के लोगों ने ये मन तो बना लिया कि इस बार पूरी तौर पर कांग्रेस का राजस्थान से सुपड़ा साफ हो। मगर आज मैं आपके माध्यम से भी आह्वान करता हूं उन सभी साथियों से कि इस मुहिम को और आगे अगर लेकर चलना है तो उसके अंदर जननायक जनता पार्टी से जुड़ने का काम करें और जुड़कर हमें और संगठन को और ताकत देने का काम करें। जननायक जनता पार्टी ने पिछले दिनों डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आए थे। पार्टी ऑफिस भी आपके जयपुर में बनाया है और अब इसके उपरांत सभी जिला वाइज भी पार्टी अपने ऑफिस को खोलने का काम करेगी और गति के साथ 25 सितंबर के बाद पूरे जोर शोर के साथ
प्रचार में भी विधानसभा के उतरने का काम करेंगे। मैं तो एक चीज़ जरूर कहूँगा कि हम अब इस नारे को लेके चलेंगे कि चाबी का निशान होगा मुख्यमंत्री किसान होगा, और इसके उपरांत ही पूरे प्रदेश में अब जननायक जनता पार्टी काम भी करेगी और मजबूती से जो हमारा टारगेट है 30 विधानसभा सीटों का, उसके ऊपर उम्मीदवार भी घोषित भी जल्द करेगी, उतार कर उनको मजबूती से जिता कर भी लाने का काम करेगी। मैं तो आपसे यही अपील और आग्रह करूँगा कि इस मुहिम में पत्रकार छायाकार साथियों का भी अहम योगदान रहता है, और निरंतर आप लोगों ने हमारा साथ भी दिया और आगे भी इसी तरीके से आप साथ देते रहे। जन्माष्टमी के इस अवसर पर आज जहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं आप सबको जन्माष्टमी की भी शुभकामनाएं देता हूँ। कोई आपके सवाल हो तो जरूर पूछिए। दिग्विजय सिंह जी, मेरा सवाल आपसे आपसे एक सवाल है मेरा कि जो दिग्विजय सिंह जी जानते हैं से जानते हैं, आपसे दो छोटे से सवाल है मेरा। पहली बात तो आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान में सरकार बनाने का दावा कर रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी अभी के किसी भी नेता ने ये नहीं कहा कि वो आपके साथ मिलकर समझौता करेंगे। पहली बात, जब वो आपसे मतलब मोहब्बत की दुकान उनकी तरफ से तो बंद है, आप खोल के बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कैसे सरकार में आ जाएंगे? पहली चीज। मैं अपनी बात करूँ तो उसके बाद बात करें। सेकंड बात यह है कि इस समय देश में जो इंडिया भारत का मामला चल रहा है, उसमें आपकी पार्टी का क्या स्टेट है? उदयन के मामले में क्या विचार? ये 3 सवाल मेरे। जहाँ आपका पहला सवाल है अलायंस पे, तो मेरे ख्याल से जब से मैं यहाँ कुर्सी पे आके बैठा हूँ उस पॉइंट से लेके अब तक भी मैंने कोई चर्चा नहीं करी। हमने तो ये कहा है कि हम 30 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और मजबूती के साथ इन सीटों पर अपने साथियों को उतारेंगे भी, जिता कर भी लाएंगे, और ऐसे पोजीशन में लाएंगे कि राजस्थान विधानसभा का जो ताला है वो हमारी चाबी खोलेगी, हमारे विधायक खोलेंगे। और जहां आपके दूसरे सवाल की बात है इंडिया भारत की, मुझे नहीं लगता इसमें कोई संशय है कि हम भारत यूज करते हैं या इंडिया यूज करते हैं, क्योंकि संविधान के प्रियम्बल में ये दोनों चीजें मेंशन्ड है, इंडिया दैट इज भारत। तो अगर कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अपने इनविटेशन में इंडिया की जगह भारत लिखते हैं, आज तो हमारा जो नेशनल प्लेन है उस पर भी दोनों लिखा हुआ है। इसको कंट्रोवर्सी के तौर पे कोई लेकर चले, वो तो मुझे लगता है कांग्रेस और उनके जो घटक साथी हैं जो इंडिया अलायंस बनाकर बैठे, शायद उनके मन में इनसिक्योरिटी है, मगर एज ए सिटीजन मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा चर्चा करने का भी विषय। उज्जैन वाले मामले, एक उज्जैन का भी बचा जो सनातन धर्म को खत्म करने की बातें की जा रही है। देखिए, जो बात तमिलनाडु के मंत्री ने कही है और जिस सोच के साथ कही है, आज शायद उनका रिप्लाई भी आया है और बेहतर है कि उस पर वो जवाब दे। हम तो आर्य समाज की धरती से आते हैं और हरियाणा शायद इकलौता ऐसा प्रदेश है जिसने आर्य समाज का निकास पूरे देश और दुनिया तक पहुंचाया है। चौटाला जी, आप कह रहे हो विधानसभा का ताला आपकी चाबी से ही खुलेगा, पर राजस्थान का इतिहास जो है वो ये कहता है कि जनता आपको समर्थन भी कर देगी, 4-5-6 विधायक आ भी जाते हैं तो पूरे के पूरे विधायक पार्टी समेत किसी और में शिफ्ट हो जाते हैं। उस स्थिति के अंदर आप क्या करोगे? उसको कैसे मैनेज करोगे? मुझे तो जितना इतिहास पता है, और उस इतिहास में चाहे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी दाता रामगढ़ से विधायक बने और उस समय भी कोई एक विधायक छोड़कर नहीं गया था, जब वो नौर से बने तब भी एक विधायक छोड़कर नहीं गया था, जब हमारे 6 विधायक जीत के आए थे एक साथी उसमें से छोड़ के गया था, 5 उस समय भी मजबूती से खड़े रहे। आप शायद चौधरी देवीलाल की विरासत को बसपा से जोड़ बैठे। हमारा संगठन का जुड़ा हुआ एक भी व्यक्ति ऐतिहासिक तौर पे नहीं है। हाँ, जरूर व्यक्ति हमसे राजनीति सीखकर राजस्थान की राजनीति में आगे बढ़े अगले चुनावों में, और बहुत से लोग हैं वो अलग अलग पार्टियों में गए चौधरी देवीलाल जी से ट्रेनिंग लेके, और कई ने अपनी पार्टी भी बनाने का काम किया रिसेंटली। मगर मैं ये मानता हूँ कि चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा वो नर्सरी बनाई है जिसने राजनीति को बदलाव दिया, और उसको लेकर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। और आगे भी
नई पीढ़ी को, नई प्योद को राजनीति में कैसे सक्रिय तौर पर लाना है, इसके ऊपर ही जननायक जनता पार्टी का। राजस्थान में बीजेपी से गठबंधन को लेकर कोई चर्चा हुई आपकी? देखिए, एनडीए के तौर पर चर्चा जरूर हुई है। आगे क्या निष्कर्ष निकलेगा तो भविष्य में है, पर हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। और मैं पहले भी जब आया था और आज भी बड़ा क्लियरली कह दूं कि हमारा प्रयास है कि हम अपने संगठन को पहले खड़ा करें। उसमें हम कामयाब भी रहे हैं। बहुत से साथी नई सोच के हमारे साथ जुड़े और कई एक्सपीरियंस्ड लोग हमारे बीच में पार्टी संगठन से जुड़े। रामनिवास जी है, ये पुराने जनता दल के टाइम से चौधरी देवीलाल जी से जुड़ाव रहा, जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और आज दोबारा हमारे साथ उसी मजबूती को। हाँ, एक कमी जरूर रही, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को जब 2013 में सजा हुई तो उसके उपरांत उनका भी राजस्थान आना नहीं हुआ। और फिर जब जननायक जनता पार्टी बनी तो उस पार्टी निर्माण के 11 महीने में राजस्थान के चुनाव चल रहे थे और 11 महीने में हरियाणा विधानसभा के भी चुनाव थे, तो उस उपरांत भी हमारी मूवमेंट नहीं रही। पर पिछले 4 सालों में ऐसा शायद हरियाणा को टचिंग तो कोई जिला ना हो, चाहे वो फिर आगे बीकानेर हो, चाहे वो आपके अजमेर हो, चाहे वो हमारा क्षेत्र हो नागौर का, इन क्षेत्रों तक भी हमने संगठन को खड़ा किया। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी शायद किसी प्रदेश में एक दिन में नहीं आकर खड़ी होती, समय लगता है कैडर खड़ा करने का। और हम बेस तौर पर कैडर खड़े कर चुके हैं। पिछली बार राजस्थान यूनिवर्सिटी के जब चुनाव हुए थे, एक यूनिवर्सिटी 22 कॉलेजेस में हमारे छात्र संघ के इंसो के पदाधिकारी जीते भी थे, प्रधान भी बने थे। और आज भी हमारी तो ये मांग है, पीछे भी इंसो द्वारा यहाँ प्रदर्शन किया गया और मैं मानता हूँ गहलोत सरकार इसमें डर भी रही है कि अगर छात्र संघ चुनाव होंगे तो हमारा छात्र संघ उनके छात्र संगठन NSUI को पीछे छोड़कर राजस्थान यूनिवर्सिटी की भी जो प्रधानी है उसको जीतने का काम करें। दुष्यंत जी, भी आपने कहा कि राजस्थान में किसान मुख्यमंत्री की आप कोशिश करेंगे, तो हनुमान बेनीवाल भी किसान मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उनको सहयोग करेंगे आप? अगर वो साथ आएंगे तो क्यों ना। आपकी तरफ से मैंने तो मेरे ख्याल से रामनिवास जी की जो सभा थी कोटपुतली में, उसमें बड़ा स्पष्ट कहा था कि आज प्रयास यही है कि किसान बढ़े। किसान की आवाज जब विधानसभा में होगी तब किसान के लिए कदम उठाए जाएंगे। और आज हरियाणा विधानसभा में जहां मेरे पे दायित्व है, आप उठाकर देखो कि और प्रदेशों से बेहतर हम 4 साल में फैसिलिटीज भी और सिस्टम भी किसान के लिए बना पाए। आज हमारा किसान 2 घंटे में अपनी ट्राली मंडी में खाली कर जाता है और रिकॉर्ड है कि 48 आवर्स में 2 दिन के अंदर डीबीटी के माध्यम से उसका सारा पैसा उसके खाते में आता है। हमें देख के अब मध्य प्रदेश सरकार ने इस साल वो कदम उठाया। तो ये अपने आप में क्लियर है कि जब किसान की आवाज को जगह मिलेगी तभी किसान खुशहाल होगा, किसान समृद्ध हो। और उसके लिए अगर वो साथ जुड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई कमी रहेगी। आप जैसे कह रहे हो राजस्थान में आप अकेले लड़ोगे, अलायंस में बीजेपी के साथ अभी आपका कोई बातचीत जो है फाइनल स्टेज पे नहीं आई है। ऐसी स्थिति में अगर आपके हाथ में चाबी आती है और आपको मौका मिलता है या चर्चा चलती है, तो क्या आप कांग्रेस का साथ देकर राजस्थान में सरकार बनाने की स्थिति में रहोगे? देखिए, क्या भविष्य में होगा और क्या भविष्य की गर्भ में है, कोई मैं साधु संत तो नहीं हूं जो प्रिडिक्ट कर देगा, मगर मैं ये मानता हूं कि फैसला यही लिया जाएगा कि प्राथमिक तौर पर किसान के सम्मान को जो बढ़ाए उसको हम ताकत देंगे। दुष्यंत जी, मेरा एक सवाल है, अवधेश जी के राजस्थान में कितने प्रत्याशी उतारेंगे? हमारा टारगेट है 25 से 30 विधानसभा सीटों के अंदर मजबूत साथियों को मैदान में उतार। मुख्य एजेंडा क्या है आज के दिन? तो यही है कि जो युवा की हालत इनने कर रखी है, जिस तरह का माइनिंग माफिया आपके बीच में पनप रहा है, जिस तरीके से पेपर लीक यहाँ पर हो रहे हैं, और 4 दिन पुरानी घटना है महिला के साथ, मुझे लगता है सबसे ज्यादा महिलाओं के विरुद्ध कहीं अपराध है तो राजस्थान की धरती पर है। और इस सब को देखते हुए राजस्थान भी बदलाव चाहता है। और मैं एक चीज पूरे देश को समझकर देखकर
आज बोल सकता हूं कि अब देश भी रीजनल पार्टीज को ताकत देने लगा है और जिस तरह का प्रचलन चला है, अपनी आवाज को मजबूती से रखने के लिए आपके रीजन की आवाज को भी वहां तक पहुंचाना जरूरी है और उसके अंदर लोगों ने बदलाव लाने का काम किया और उन प्रदेशों में जहां रीजन की आवाज है उन प्रदेशों में बड़ा बदलाव है। आज हरियाणा के अंदर जो मारुति, हीरो और होंडा प्रदेश छोड़कर चली गई थी, उनने वापिस आकर अपने प्लांट एस्टेब्लिश करे। मारुति खरखोदा सोनीपत के अंदर 900 एकड़ में दुनिया का सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है। आज रोजगार के अवसर कोई सरकारी अवसर तक सीमित नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर इतने अवसर बनाए जा सकते हैं। राजस्थान सरकार ने पिछले अपने पूरे कार्यकाल में 5 भी ऐसी बड़ी मदर यूनिट्स लाने का काम नहीं किया। जितना भी है एंसिलरी यूनिट्स के ऊपर राजस्थान चलता है और धीरे धीरे एंसिलरी यूनिट्स का भी जो हालात बने हैं आपके सामने है कि किस तरीके से प्लांट्स भी बड़ी मात्रा में आपके यहाँ शटडाउन हुए। और पीछे दैनिक भास्कर की एक मैं न्यूज देख रहा था कि लगभग 32% की बेरोजगारी दर आपके राजस्थान के अंदर आई है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अगर ये बड़ा है तो इसलिए बड़ा है कि यहाँ से इन्वेस्टमेंट दूसरे प्रदेशों में जा। हमने हरियाणा में कानून लाने का काम किया है कि 75% रोजगार के अंदर हरियाणा के युवाओं को हम हिस्सेदारी देने का काम करें और उसमें फायदा हुआ। स्किल्ड लेबर भी मिली, लोकल लेबर भी मिली, इंडस्ट्री फ्रेंडली लेबर भी मिली और इंडस्ट्री को भी वहां पर जुड़ने का एक अवसर मिला कि वो हमारे लोकल ITIs में बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भी अपने सेटअप्स उनने इस्टेब्लिश करने शुरू कर दिए। और लोकल लेवल पर अगर ऐसा कदम भविष्य के अंदर राजस्थान में उठेगा जहां 75% राजस्थान के रोजगारों में, चाहे वो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में हो, ट्रस्ट में हो, सोसाइटी में हो, अगर राजस्थान के नागरिक को मिलेंगे तो अपने आप है कि राजस्थान के अंदर रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे, राजस्थान के युवाओं को रोजगार। सब आप पेपर लीक की बात कर रहे हो। पेपर लीक तो हरियाणा के अंदर भी है, 10वीं बोर्ड का पेपर लीक हुआ, CET का हुआ, TGT का हुआ। तो ये अपराध और राजनीतिक मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे यहाँ पेपर लीक नहीं हुआ। CET का आपने कहा है, आज तक कोई पेपर लीक नहीं हुआ। एक ही बार CET हुआ है। आपको जिसने भी फैक्ट दिया है उससे रीचेक करा लीजिए। अच्छा, खट्टर साहब के कामकाज को लेकर आप असंतुष्ट बता रहे हैं आजकल इन लोगों की घटना के बाद? हमारे बीच में तो कोई ऐसी चर्चा भी नहीं है हरियाणा प्रदेश में। यानी वापस हमको मुख्यमंत्री बनाएंगे भविष्य में? आगे क्या होगा तो भविष्य की गर्भ में कौन बनेगा। ये